हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार दरोगा 2025 के लिए क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारे प्रिय गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो बुक लिखा गया है क्वेश्चन बैंक, उसका फुल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप वनडे एग्ज़ाम में, किसी भी प्रकार का वनडे एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, अगर इस बुक को आप कर लेते हैं तो आप वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करिएगा। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। और हम लोग दोस्तों 50-50 का सीरीज चला रहे हैं। क्या 50-50 डेली हम लोग 50-50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। और इसका होमवर्क सीरीज भी दोस्तों आप लोग को दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एवं व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल पदाधिकारी जो कि परीक्षा हुई थी 16/7/2023 को, उसका 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कीव राजधानी है। तो कीव कहाँ की राजधानी है दोस्तों? तो कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। कहाँ? यूक्रेन की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। स्विट्जरलैंड की बात कर ले दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड कहाँ की राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है दोस्तों बर्न है। क्या? बर्न। वहीं इसकी मुद्रा की बात कर लें तो इसकी मुद्रा जो है दोस्तों फ्रैंक, क्या फ्रैंक मुद्रा जो है स्विट्जरलैंड की है। वहीं दोस्तों अगर बात करें यूक्रेन की मुद्रा की, तो यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो यूक्रेन की मुद्रा जो दोस्तों वह रिवेनिया है। क्या? रिवेनिया जो है यूक्रेन की मुद्रा है। वहीं दोस्तों बात कर ले स्वीडन की, तो स्वीडन की राजधानी जो है वह स्टॉकहोम है। क्या? स्टॉकहोम जो है दोस्तों स्वीडन की राजधानी है। एवं स्वीडन की मुद्रा की बात करें तो स्वीडन की मुद्रा जो है वह क्रोमा है। क्या? क्रोमा जो है स्वीडन की मुद्रा है। स्पेन का देखें हम तो स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड है। क्या? मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है एवं इसकी मुद्रा जो है वह पे साटा है। क्या? पे साटा है। तो थोड़ा सा एक नज़र में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कीव की राजधानी का कीव किसकी राजधानी है दोस्तों? तो यूक्रेन की। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो रिवेन्यू जो है यूक्रेन की मुद्रा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है एवं वहाँ की मुद्रा जो है फ्रैंक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है एवं वहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों क्रोमा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, वहाँ वह स्पेन की मुद्रा जो है पेसाटो है। तो आशा करते हैं चारों ऑप्शन को क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग कुछ और देश की राजधानी भी जानते हैं, जैसे कि रोमानिया। रोमानिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो रोमानिया की राजधानी जो है यह बुखारेस्ट है। क्या? बुखारेस्ट है। एवं इसकी मुद्रा की बात कर लें तो ल्यू जो है रोमानिया की मुद्रा हो गई। हंगरी की बात कर ले दोस्तों, तो हंगरी की राजधानी जो है बुढ़ा पेस्ट है। क्या? या ध्यान दीजिएगा, यहाँ बुखारेस्ट है, यहाँ बुढ़ा पेस्ट है। तो बुढ़ा पेस्ट जो है वह हंगरी की राजधानी है और बुखारेस्ट जो है वह रोमानिया की राजधानी है। एवं हंगरी की मुद्रा जो है वह क्या है? तो फ्रैंकरिट। क्या? फ्रैंकरिट जो है हंगरी की मुद्रा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1857 जिसका तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो गाय एवं सुअर की चर्बी दोस्तों, जो नया राइफल आया था एनफील्ड राइफल, उसमें उसके कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी मिलाए गए थे, जिसको दोस्तों इसका क्या होता है, मंगल पांडे ने उसका विरोध कर दिया था और उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। और उन्होंने दोस्तों उनके जो जनरल बाग और हेमरस की हत्या कर दी, जिसके उपरांत जो दोस्तों जनरल बाग को फांसी दिया गया था। जब क्या बोलते हैं, जनरल बाग नहीं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, मंगल पांडे को जब फांसी दिया गया था तो उन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था। क्या? हल्ला बोल का नारा दिया था। और यह जो है दोस्तों इसकी शुरुआत 10 मई, क्या 10 मई से इसकी शुरुआत हो गई थी। और बिहार में इसकी जो शुरुआत हुई दोस्तों वह रोहनिया गांव से हुई थी। कहाँ? रोहनिया गांव से हुई थी। और यह रोहनिया के साथ साथ आगे जगदीशपुर में आया। और जगदीशपुर में जो इसका नेतृत्व किया था वह वीर कुंवर सिंह ने दिया था। वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो कि वहाँ के जमींदार थे। और इनकी जो है जमींदारी प्रथा अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दी गई थी।
अजीमुल्ला की बात कर ले दोस्तों, तो अजीमुल्ला खान जो थे दोस्तों, नाना साहब के वजीर हुआ करते थे। क्या वजीर हुआ करते थे नाना साहब के, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो स्पष्ट आकाश नीला दिखाता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश जो है दोस्तों, अब इस बैगनी और नीला प्रकाश जो है अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का दृश्य साइज जो है दोस्तों, वह प्रकाश की तरंगधर के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर से कम और प्रकाश की अधिक होता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किस जनजाति का उदाहरण है? तो हिमालय भालू तथा विशाल पांडा जो दोस्तों वह सुमेध जनजाति का उदाहरण है। किसका? सुमेध जनजाति। सुमेध जनजाति किसको कहते हैं दोस्तों? तो सुमेध जनजाति वैसी जनजाति को कहते हैं जो प्रजाति वनों में संकटग्रस्त होने की संभावना अधिक हो और 10 वर्षों में कितना, 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी इसकी दर्ज की गई हो, उसे सुमेध जनजाति कहते हैं। संकटग्रस्त जनजातियां किसे कहते हैं दोस्तों? तो संकटग्रस्त जनजाति जो दोस्तों जिसकी जो संख्या है वह 250 हो बची हो या उससे कम हो, उस प्राणी को संकटग्रस्त जाति में रखा जाता है। जैसे कि हो गया संगाई हिरन। क्या? संगाई हिरन हमारा हो गया, संगाई हिरन हो गया, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर हो गया, यानी उसे मकाक बंदर भी कहते हैं, नीलगिरी ताहर हो गया, हिंद तेंदुआ हो गया, गंगा डॉल्फिन हो गया, लाल पांडा हो गया, पैगुलियन हो गया। ये सभी दोस्तों हैं संकटग्रस्त जाति के उदाहरण है। विलुप्त प्राणी किसे कहते हैं या विलुप्त जनजाति किसे कहते हैं? तो वैसी जनजातियां जो जिसकी जनजाति जो है दोस्तों जीवित नहीं है और उसकी जाति जो है समाप्त हो गई है, उसे विलुप्त प्रजाति कैसे हैं? जैसे कि आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं डोडो हमारा, स्टिलियर्स सिकाओ जो कि रूस में पाया जाता है, थाइलिसिन ऑस्ट्रेलिया में, एवं अफ्रीका का शेर, जैसे 3 शेर है अफ्रीका का, बाली, नावन और कैस्पियन। ये सभी जो है विलुप्त प्राणी के अंतर्गत आते हैं। वहीं दुर्लभ जाति की बात कर लें तो दुर्लभ जाति में कौन कौन आता है दोस्तों? तो दुर्लभ जाति संसार की वैसी प्रजातियां जिनकी संख्या बहुत ही कम हो और ये प्रजातियां कुछ ही सीमित स्थान पर या बड़े क्षेत्र में नहीं पाई जाती, मतलब सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी घाट के भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। तो आशा करता हूँ प्रश्न सही में समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है? तो भारत की दोस्तों और थोड़ा सा दोस्तों पिछले प्रश्न में एक और थोड़ा सा देख लीजिए। जो लुप्त हो रहे जीवों के लिए भारत में संरक्षण के प्रयास किए गए हैं, तो उसके लिए कौन कौन सा है? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया है। हुंगुल परियोजना दोस्तों 1970 में आया है, हुंगुल परियोजना 1970 में। मगरमच्छ परियोजना 1978 में आया है। ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और गिद्ध संरक्षण की बात कर ले तो यह 2006 में आया है। एवं गंडा परियोजना दोस्तों वह 1987 ईस्वी में आया। तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। 1970 में क्या है दोस्तों? तो 1970 में जो आया है दोस्तों हुंगुल परियोजना है। क्या? हुंगुल परियोजना आया है। 1992 की बात कर लें तो 1992 में क्या है? तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया है। 1978 की बात कर लें तो 1978 में क्या है? तो 1978 में जो है दोस्तों यह क्या है? तो यह मगरमच्छ संरक्षण आया है। 1987 की बात कर ले दोस्तों तो 1987 में गेंडा परियोजना, 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना, एवं 1973 में क्या है? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार ने किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है भारत के सबसे बड़े नमक पानी की झील कौन सी है? और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप लोग वीडियो में उबिएगा मत, क्योंकि अगर इस सीरीज को आप पूरा कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली 6 बजे जो दोस्तों हम लोग एक वीडियो जो है तो 50
क्वेश्चन बैंक का सीरीज अपलोड करेंगे जो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा का होगा। अगर इसे आप देख लेते हैं अगर 2x की स्पीड पर भी, तो भी आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और अगर अपना कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो दोस्तों वह चिल्का झील है। क्या? जो कि किस राज्य में है? जो कि उड़ीसा राज्य में। कहाँ? उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। सांभर झील की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सांभर झील कहाँ? तो सांभर झील दोस्तों यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में है। आप लोग बताइएगा दोस्तों, टिडवाना झील कहाँ है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और पचपर्दा झील कहाँ है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। सोलर सेल बने होते हैं, तो सोलर सेल जो दोस्तों यह अर्धचालक के बने होते हैं। किसके? अर्धचालक के। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्र में जो दोस्तों कौन सा शामिल नहीं था? तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन थोड़ा सा अगले पेज में, जापान, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो दोस्तों 1939 ईस्वी में हुई थी। क्या? 1939 ईस्वी में हुई थी। और यह जो दोस्तों यूरोपीय देश था वह दो गुटों में बट गया था। कौन कौन? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। क्या? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में। जिसमें मित्र राष्ट्र में दोस्तों आपके कौन सा धुरी राष्ट्र में जो देश आते थे वह जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश तो दोस्तों वह धुरी राष्ट्र में आते थे। और मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्र में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश आते थे। तो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह हमारा ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, क्योंकि यह जो दोस्तों किसका? तो यह जो है मित्र राष्ट्र का सदस्य था। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोत में से इलाहाबाद के नैनी भी कहा जाता है, मतलब दिया जाता है, के से होकर गुजरती है। और यह भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका याद करने का ट्रिक है मौका। क्या? मौका। यानी एम से कह सकते हैं क्या से? तो एम से हो गया हमारा मध्य प्रदेश, ओ से हो गया हमारा उड़ीसा, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। और यू से हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिए यू छूट गया, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश हमारा। बाघवन शब्द का कौन सा शब्द संधि विच्छेद सही है? तो बाघवन, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों बधु जोड़ आगम, जो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। क्या? संधि कहते हैं। और संधि जो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। कैसी कैसी? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि जो है यह 3 प्रकार की होती है। और इसमें भी दोस्तों स्वर संधि के भी इन लोग के भी अलग अलग आगे प्रकार हैं, तो वो थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई क्या है? तो बहुत ही सिंपल है सब प्रश्न को। इसका ये जो है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच पर हम इसको सेट कर देंगे तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा सही उत्तर जो आ जाएगा 2.74 आ जाएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति जो है दोस्तों 29 जून, कब? 29 जून 1968 को लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और उस समय दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जो थे भोला पासवान शास्त्री थे। कौन? भोला पासवान शास्त्री जो थे दोस्तों उस समय के मुख्यमंत्री थे। अगर वहीं दोस्तों राष्ट्रपति की बात कर लें तो राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति तो थे वह
डॉक्टर जाकिर हुसैन, एवं बिहार के राज्यपाल जो थे वह कौन थे, तो वह नित्यानंद कौन थे, क्या नित्यानंद कानूगो थे। तो अगला हमारा प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है। तो पीवीटीजी जो दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यह आदिवासी समूहों से संबंधित है। किससे, आदिवासी समूहों से। तो पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पर्टिकुलर वेनुरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसकी स्थापना दोस्तों 75 विशेष कमजोर वर्ग के जनजातीय समूह को इसमें शामिल किया जाता है एवं उनके लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। और 1973 ईस्वी में, कब, 1973 ईस्वी में ढेबर आयोग ने जनजातीय समूह को एक अलग श्रेणी में रूप में बनाया था, जो जनजातीय समूह के रूप में विकसित हो गया, जिसका नाम 2006 में बदलकर पीवीजीटी कर दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, तो यह जो करती है दोस्तों कौन, इसरो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति, क्या अंतरिक्ष नीति की शुरुआत जो है दोस्तों, मंजूरी जो है 2023 में इसको मंजूरी मिली थी। और इसरो का जो दोस्तों गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। एवं इसका मुख्यालय की बात कर लें तो इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु है, क्या बेंगलुरु है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यह डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1900 कब हुई थी, तो 1959 में हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली, कहाँ, नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है समीर बी कामत हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो बास्केटबॉल के मैदान को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो कोर्ट कहा जाता है, क्या कोर्ट। फील्ड जो है दोस्तों फुटबॉल, क्या फुटबॉल, व क्रिकेट के मैदान को फुटबॉल कहा जाता है। एरिना जो दोस्तों यह गोल्फ के मैदान को कहा जाता है। किससे, एरिना जो है गोल्फ के मैदान को कहा जाता है। और कोर्स जो है दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, कोर्स जो है गोल्फ के मैदान को किया जाता है, क्या कोर्स जो है गोल्फ के मैदान को किया जाता है। और एरिना जो दोस्तों यह किसके लिए किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य जो दोस्तों 12 मनोनीत किए जाते हैं। कितने, 12। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसकी चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति जो दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, जो कि विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति होते हैं। बताइएगा दोस्तों वर्तमान में, अगला है विजयनगर साम्राज्य में आम्रम शब्द का अर्थ क्या होता था, तो विजयनगर साम्राज्य में आम्रम शब्द का अर्थ जो होता है दोस्तों वह ब्राह्मणों को, क्या सैनिकों का अनुदान दी जाने वाली भूमि को आम्रम कहा जाता है। क्या सैनिकों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि को आम्रम कहा जाता था, क्या आम्रम। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, क्या लोकसभा को भंग कर सकता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 85 में है। किसकी, अनुच्छेद 85 में है। अगला हमारा प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो दोस्तों वह अन्नामलाई है, क्या अन्नामुड़ी, क्या अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, क्या 95 मीटर है। वहीं दोस्तों बात कर ले दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की, तो वह डोडा बेटा है, क्या डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2623 मीटर है। महेंद्रगिरी दोस्तों ये कहाँ पर है, तो महेंद्रगिरी दोस्तों है कर्नाटक में, कहाँ कर्नाटक में है। मोती प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम किया जाता है, तो मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का किया जाता है, किसका, ऑयस्टर का। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और ऑयस्टर जो दोस्तों ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में यह ऑयस्टर पाया जाता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है,
तो मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार को जो नियंत्रित करता हुआ परितारिका करता है। क्या? परितारिका। परितारिका को हम लोग क्या कहते हैं? तो परितारिका को आइरिस कहा जाता है। क्या? आइरिस जो है दोस्तों यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। रेटिना पर दोस्तों, रेटिना द्वारा क्या होता है? तो रेटिना पर दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या? प्रतिबिंब बनता है। और लेंस जो है दोस्तों, कार्निया क्या द्वारा क्या होता है? तो कार्निया जो है प्रकाश की दिशा को नियंत्रित करता है। क्या? पुतली। और लेंस द्वारा क्या होता है? तो लेंस के बारे में आप सबको पता ही है। इसका दोस्तों यह इसकी दूरी लेंस का एक माफ कीजिएगा, लेंस द्वारा क्या होता है? लेंस द्वारा होगा, लेंस द्वारा क्या होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए, भूल रहे हैं थोड़ा सा हम। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकों पर आधारित नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मान है दोस्तों वह सभी अवलोकों पर आधारित नहीं है। वह कौन है? तो वह जो है गुणोत्तर माद का हो जाएगा। क्या? गुणोत्तर माद। गुणोत्तर माद का मान जो दोस्तों सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है, तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दोस्तों वह दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के मध्य जो हिमालय जाना जाता है दोस्तों वह किसे कहते हैं? तो वह कुमायूं हिमालय के कहते हैं। देखिए दोस्तों, सर सिडनी बुर्रार्ड ने हिमालय को पर्वतीय प्रदेशों के आधार पर 4 भाग में बांटा है। किसमें? 4 भागों में। कौन कौन दोस्तों? तो पहला हो जाएगा पंजाब हिमालय, दूसरा हमारा कुमायूं हिमालय, और तीसरा दोस्तों नेपाल हिमालय, चौथा जो दोस्तों असम हिमालय। पंजाब हिमालय के क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आते हैं इसको देखते हैं। तो पंजाब हिमालय का क्षेत्र जो है दोस्तों वह सिंधु नदी से लेकर सतलज, क्या? सिंधु से लेकर सतलज तक का, जिसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों 560 किलोमीटर है। कुमायूं का क्षेत्र दोस्तों सतलज से लेकर काली नदी तक है। सतलज से लेकर काली नदी तक है और इसकी लंबाई जो दोस्तों 320 किलोमीटर है। नेपाल की बात कर लो तो यह काली से लेकर तीस्ता नदी तक है, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर हम कह सकते हैं। ऐसे 720 नेपाल 800, माफ कीजिएगा दोस्तों, नेपाल 800 किलोमीटर है। एवं असम हिमालय दोस्तों वह तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य, इसकी लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बी हमारा सही हो जाएगा। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना दोस्तों उदारीकरण कहा जाता है। क्या? उदारीकरण। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निजीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन दोनों से निजी क्षेत्र की जब भागीदारी बढ़ती है तो उसे निजीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के जोड़ने की जो क्रिया होती है उसे वैश्वीकरण कहते हैं। अगला है हमारा 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? तो 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो लिखी गई दोस्तों पुस्तक, यह जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। यह जो दोस्तों इसका जो अन्य नाम भी हुआ तुफत उल मोइदीन। क्या? तुहफत उल मुवाहिदीन, यह भी दोस्तों इसी पुस्तक का नाम है जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी एवं 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर ले दोस्तों, तो इनका संबंध जो है दोस्तों विधवा पुनर्विवाह से है और इन्होंने दोस्तों 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग की सहायता से विधवा पुनर्विवाह को अधिनियम पारित करवाया था। दयानंद सरस्वती की बात कर रहे दोस्तों, तो दयानंद सरस्वती क्या थे?
तो दयानंद सरस्वती दोस्तों के द्वारा ब्रह्म समाज आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। और केशव चंद्र सेन कौन थे दोस्तों? तो यह दोस्तों केशव चंद्र सेन दोस्तों राजा राम के मतलब राजा राम के ब्रह्म समाज से के सदस्य हुआ करते थे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना दोस्तों 1916 ईस्वी में की हुई है। कब? 1916 ईस्वी में। और वर्तमान में जो इसके मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों विनोद के चंद्रन है। क्या? विनोद के चंद्रन है। और इन्होंने शपथ कब लिया था? तो 29 मार्च 2023 को शपथ लिया था। इनका कार्यकाल अभी जारी है दोस्तों। हाल ही में विजर पोय खबरों में था, वह क्या था? तो विजर पोय जो दोस्तों यह चक्रवात था। क्या? चक्रवात। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा, जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। क्या? बांग्लादेश में किया था। और यह जो दोस्तों अरब सागर और गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका जो उत्पादन हुआ था वह अरब सागर से हुआ था और यह गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो देखिए दोस्तों महाराष्ट्र की बात कर लें तो तिहरोड़ा, चंद्रपुर और ट्राम्बे यह सभी जल विद्युत परियोजना दोस्तों वह महाराष्ट्र में है। जबकि कहलगांव जो दोस्तों यह बिहार के भागलपुर में। कहाँ? बिहार के भागलपुर में। भागलपुर में दोस्तों वह कहलगांव है। किसी वस्तु पर द्रव्यमान पर भार पृथ्वी तथा उसके भार क्या होता है? तो यह दोस्तों कितना होता है? तो यह 1/6 होता है। क्या? 6 होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार और पृथ्वी का भार जो होता है उसका 1/6 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है पानी का अपवर्तनांक सेल्सियस में होता है। तो पानी का अपवर्तनांक जो दोस्तों वह सेल्सियस में जो होता है वह कितना होता है? तो वह 100 डिग्री होता है। कितना? 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या करती है? तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होने से क्या क्या होता है? तो उसमें दोस्तों तरलता घट जाती है। रिवर्स रेपो रेट कहते किसे हैं इसे जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। रिवर्स रेपो रेट दोस्तों वह दर होता है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों यानी बैंकों को उससे लिए गए अल्पकालीन ऋणों पर प्रदान करता है। और रेपो रेट जो होता है दोस्तों वह बैंक द्वारा दिया जाता है। और अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो सारा बैंक जो है दोस्तों अपना पैसा जो है दोस्तों आरबीआई में जमा करेगा, जिससे बाजार में पैसे की कमी हो जाएगा, यानी बाजार में जो है तरलता कम जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह दोस्तों आरबीआई के मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ हो जाए दोस्तों थोड़े शब्दों में अत्यधिक कहना। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। सिर्फ कल्पना करना को और हम किस जानते तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना इसका सही आंसर हो जाएगा। और उत्पादित होना, तो उत्पादित होना ये आप लोग बताइए। अगला हमारा धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो दोस्तों है नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों क्या है? तो धुआंधार जलप्रपात जो दोस्तों है नर्मदा नदी पर। चंबल नदी पर कौन सा? तो चूलिया जलप्रपात जो दोस्तों है चंबल नदी पर है। क्या? चंबल नदी पर है। धुआंधार माफ कीजिएगा नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों तो इसका उद्गम स्थल जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। और इस नदी पर और भी जल दोस्तों दुग्धधारा और कपिल धारा जो है दोस्तों जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। माही नदी की बात करें दोस्तों तो माही दोस्तों कर्क रेखा को माही नदी जो है दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ताप्ती नदी दोस्तों यह भी इसका स्थान दोस्तों मध्य प्रदेश में और अभी अपना जल जो है दोस्तों कहाँ? अरब सागर में गिराती है। और नर्मदा और ताप्ती दोस्तों यह एक ऐसी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला है
एक मैथ का प्रश्न है, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना होगा कि इस मूल्य पर छूट देने पर 20% का लाभ हो। तो इसे सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसका जो हम आंसर आ जाएगा हमारा 50% आ जाएगा। गुरुदक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो गुरुदक्षिणा शब्द में जो दोस्तों वह तत्पुरुष समास है। कैसा, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। समास के दोस्तों 6 बोध होते हैं, कितने, 6 बोध भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एवं कर्मधारय समास। सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वह पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह अधिनियम 2023 में आया था। कब, 2023 में आया था दोस्तों। और इसे जो तो किसको, इसकी घोषणा किसने की थी, तो इसकी घोषणा जो है प्रसारण मंत्री जो थे अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई थी। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो कांच पर लिखने के लिए दोस्तों हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया है। किसका, हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो उपयोग है वह कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग यह तो पता है दोस्तों कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। उन्नीस 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने किस तरह अपने कपड़े पहनने का निर्णय लिया, तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने काठियावाड़ी किसान, क्या, काठियावाड़ी किसान के रूप में कपड़े पहनने का निर्णय किया था। और 9 जनवरी को जब भारत आए थे महात्मा गांधी तो इसी के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया था, तो भारतीय प्रवासी दिवस जो दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जमीन देता था, क्या कहलाता था, तो मध्यकाल में सामंत जो है दोस्तों वो जो लॉर्ड को जमीन देता था उसे जो है फीफ कहा जाता था। क्या, फीफ कहा जाता था। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण की बात कर ले दोस्तों तो इसमें जो सही हो जाएगा वह आश्रित जल। क्या, आश्रित जल दोस्तों वह मिश्रण नहीं है, यह जो है एक यौगिक है। जल जो दोस्तों यह यौगिक है और यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे कि जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि वगैरह। और मिश्रण किसे कहते हैं दोस्तों, तो मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। देश के एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल साक्ष्य को क्या कहते हैं, तो देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था दोस्तों वह राजकुमार फर्नांडिस की हत्या। प्रथम विश्व का जो है दोस्तों 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्नांडिस की हत्या कर दी गई थी। इसी घटना को सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के घटना के उपरांत दोस्तों ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को सरेंडर मानते हुए उसके खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी थी। नवनिर्वाचित लोकसभा के तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे चुना जाता है, माफ कीजिएगा, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के तत्कालिक अध्यक्ष जो चुना जाता है दोस्तों लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, यानी प्रोटेम स्पीकर जो चुना जाता है वो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो G20 का सदस्य जो दोस्तों वो हमारा ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो बांग्लादेश नहीं है। G20
G20 मनी मतलब ग्रुप ऑफ 20, जिसका गठन 1999 में किया गया था। कब? 1999 में किया गया था। एशिया में वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नेंस के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। और इसमें दोस्तों 19 देश और अफ्रीकन यूनियन संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। G20 के सदस्य की बात कर लें तो कौन कौन है? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीका संघ है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो उभयलिंगी पुष्प जो होते हैं दोस्तों वह कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार हमारा गुड़हल और सरसों जो है दोस्तों यह उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं। तो उभयलिंगी कहते किसे हैं? तो वैसे जब पुष्प में पुंकेसर जो कि पुल्लिंग भाग है एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगी कहा जाता है। और जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे एकलिंगी कहता है। एकलिंगी का उदाहरण जो दोस्तों होगा पपीता, तरबूज, ये सब जो दोस्तों एकलिंगी का उदाहरण है। जबकि गुल्लड़ और सरसों दोस्तों यह उभयलिंगी का उदाहरण है। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल भारत के किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने दोस्तों किसका? तो इन्होंने टेनिस का प्रतिनिधित्व किया था। सुमित नांगल का संबंध जो दोस्तों टेनिस खेल से, किससे? टेनिस खेल से। अगला प्रश्न हमारा, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया था? तो भौगोलिक अनुसंधान के में दोस्तों यूरोप का जो नेतृत्व किया था पुर्तगाल ने किया था। क्या? पुर्तगाल ने। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद जो दोस्तों वाणिज्यिक गतिविधियों का युग में प्रवेश हो गया और यह बीड़ा उठाया पुर्तगाल और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की तथा नए समुद्री मार्ग की खोज का बीड़ा उठाया। यात्री को प्रोत्साहित किया जाए और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य का गठा गया। और यह जो तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह जो है हेनरी द नेविगेटर जो कि पुर्तगाल के राजकुमार थे उनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज, क्या? बार्थोलोमियो डियाज दोस्तों 1488 ईस्वी में, कब? 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड की खोज की जो कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उसके उपरांत कोलंबस स्पेन की खोज वो खोजने आया था भारत, लेकिन 1492 ईस्वी में उसने अमेरिका की खोज कर दी। तत्पश्चात वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड के रास्ते होते हुए आया और भारत की खोज की। विधान परिषद वाले राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों को कुल सदस्यों से अधिक नहीं होगी। तो कितनी नहीं होगी? तो यह दोस्तों 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो तो वह विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम जो हुआ 40 है। कितनी? 40 निश्चित की गई है। अगला है जी का मान होता है। तो जी का मान होता है कितना दोस्तों? तो 6 × 6 × 6 × 6 7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी हो जाएगा। अगला है डोमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो डोमोस शब्द का तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों वह जनता हो जाएगा। क्या? जनता। डोमोस लोकतांत्रिक शब्द दोस्तों डेमोक्रेसी जो तो इसका हिंदी रूपांतर था। और डेमोक्रेसी जो शब्द जो तो वह दो यूनानी भाषा डेमोस और क्रेटिया का अर्थ है, जिसमें डेमोस का अर्थ जनता और क्रेटिया का अर्थ जो होता है तो वह शासन होता है। तो
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम लोग इसी तरह का 50% का सोल्यूशन यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और विश्वास मानिए कि अगर आप इस पूरे सीरीज को कर लेते हैं तो आप किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत ही अच्छा करिएगा दोस्तों। और खास करके दरोगा में तो बात ही नहीं कहना है। और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।